गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आज आप लोगों का बायो का जो गैसिंग क्वेश्चन था वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। अब आप लोग के सामने आ चुका है। जो अभी तक बच्चे कुछ भी तैयारी नहीं कर सके हैं बायो के अंदर, पूरे साल में ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके हैं, पढ़ाई नहीं कर सके हैं, उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके कारण से आप जो है इसको अच्छे से तैयारी कर लें। बस एक वीडियो में आपका फुल कंप्लीट बायो का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आज हम लोग कम्प्लीटली करने वाले हैं। तो एक वीडियो ही में हम लोग पूरा शॉर्ट देखेंगे, इसके अलावा अब दूसरा कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इसे अच्छे तरीक़ा से आप लोग तैयार करेंगे और इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ करके इसे आप लोग वीडियो को देखेंगे और इसे एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीक़ा से तैयारी कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा चैप्टर 1 से, हम लोग आज चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। आज का जो क्वेश्चन है लेसन बाय लेसन हम लोग करते जाएंगे, क्वेश्चन सहित आंसर होगा। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है मुकुलन क्या है, जो कि चैप्टर 1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मुकुलन क्या है? आंसर इसका मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें जनक जीव के शरीर पर एक छोटी कली, जिसे उभार कहते हैं, वो बनती है। ये कली धीरे धीरे बढ़कर नए जीव में बदल जाती है। बाद में ये जनक से अलग हो जाती है। जैसे ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है पुनरुद्भवन क्या है? आंसर, जब किसी जीव का कटा हुआ भाग फिर से पूरा नया जीव बना ले तो उसे पुनरुद्भवन कहते हैं। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन से होता है। जैसे प्लेनेरिया और हाइड्रा में यह क्षमता पाई जाती है। यह अलैंगिक जनन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3, मधुचक्र तथा ऋतुस्राव चक्र क्या है? मधुचक्र वह प्रजनन चक्र है जो मादा पशुओं में पाया जाता है, जिसमें वे सीमित समय गर्भ धारण करते हैं। जबकि ऋतुस्राव चक्र मानव मादा में पाया जाता है, जो लगभग 28 दिन का होता है। इसमें अंडाणु का निर्माण तथा गर्भाशय की परत का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा गुरु बीजाणु जनन क्या है? गुरु बीजाणु जनन क्या है? आंसर है बीजांड के अंदर स्थित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। इसमें केवल एक ही कार्यशील रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा नर युग्मकोद्भिद तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर लिखें। तो आंसर है नर युग्मकोद्भिद परागकण को कहते हैं जो पुंकेसर में बनता है और नर युग्मक उत्पन्न करता है। जबकि मादा युग्मकोद्भिद भ्रूणकोष को कहते हैं जो बीजांड में पाया जाता है और अंडाणु उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन के क्या महत्व है? तो द्विनिषेचन पुष्पी पौधों में पाया जाता है। इसमें एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर युग्मक बनाता है। दूसरा नर युग्मक द्वितीयक नाभिक से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। इससे भ्रूण तथा इसके भोजन दोनों का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आभासी फल या मिथ्या फल किसे कहते हैं? तो आंसर, जिस फल का निर्माण केवल अंडाशय से न होकर पुष्प के अन्य भागों से होता है उसे आभासी या मिथ्या फल कहते हैं। इसमें पुष्पासन या पुष्पावृंत भाग लेता है। सेब और नाशपाती इसके उदाहरण हैं। इसे सच्चा फल नहीं माना जाता है। चलिए चैप्टर 2 खत्म हुआ, चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन है हम लोग सीरियल वाइज ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक लेसन 2 में हम लोग कर लिए। अब 7 से आगे हम लोग चैप्टर 3 से करते हैं। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गैसुलेशन क्या है? गैसुलेशन भ्रूण विकास की एक अवस्था है। इसमें ब्लास्टूला बदलकर गैस्ट्रूला में
बनता है। इस प्रक्रिया में 3 गर्भ स्तर जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनते हैं। आगे चलकर इन्हीं से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं? अपरा गर्भावस्था के समय बनने वाला अस्थायी अंग है। यह भ्रूण और माता के बीच संबंध स्थापित करता है। इसके द्वारा भ्रूण को भोजन और ऑक्सीजन मिलती है तथा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह हार्मोन भी स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, कार्पस ल्यूटियम किस प्रकार बनता है? अंडोत्सर्ग के बाद फटे हुए फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम बनता है। यह एक पीले रंग की संरचना होती है। यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। यह गर्भाशय की परत को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतःरोपण क्या है? तो इसका आंसर है ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की दीवार में धंस जाना अंतःरोपण कहलाता है। यह निषेचन के लगभग 6-7 दिन बाद होता है। इसी से गर्भावस्था की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद भ्रूण का विकास प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रजोधर्म एवं रजोनिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है रजोधर्म अवस्था जब किशोरा अवस्था में ऋतुस्राव प्रारंभ होता है तो इसमें स्त्री प्रजनन योग्य बनती है। रजोनिवृत्ति वह अवस्था है जब वृद्धावस्था में ऋतुस्राव अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। इसके बाद गर्भधारण संभव नहीं होता है। चलिए चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर 3 एंड हो चुका है, चैप्टर 4 में आगे बढ़ते हैं। इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, मौखिक गर्भ निरोधक क्या है? मौखिक गर्भ निरोधक क्या है? तो आंसर है मौखिक गर्भ निरोधक ऐसी गोलियां होती है जिन्हें मुंह से लिया जाता है। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। यह अंडोत्सर्ग को रोकती है। इससे गर्भधारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एमटीपी क्या है? जो सबसे मस्ट इस लेसन का क्वेश्चन है ये। एमटीपी क्या है? एमटीपी का अर्थ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। इसका मतलब चिकित्सकीय विधि से गर्भपात कराना होता है। यह सुरक्षित समय में किया जाए तो हानिकारक नहीं होता है। अनचाहे गर्भ को समाप्त करने में इसका उपयोग होता है। देखिए थोड़ा हम लोग फास्ट कर रहे हैं क्योंकि एक ही वीडियो में हमें पूरी बायो का शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीटली करना है, इसलिए हमें थोड़ा फास्ट लेकर चलना पड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रखनली शिशु किसे कहते हैं? प्रखनली शिशु किसे कहते हैं? जिस शिशु का निर्माण शरीर के बाहर निषेचन द्वारा किया जाता है उसे प्रखनली शिशु कहते हैं। इसमें शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है। बाद में भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बांध्यता क्या है? बांध्यता क्या है? पति पत्नी सामान्य यौन संबंध के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, उसे बांध्यता या बांझापन कहते हैं। यह पुरुष या स्त्री किसी में भी हो सकती है। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे हार्मोन की कमी या जन अंगों की खराबी। क्वेश्चन नंबर 17, अंतःगर्भाशयी युक्ति जिसे आईयूडी कहा जाता है। आंसर, गर्भाशयी युक्ति एक गर्भ निरोधक साधन है जिसे गर्भाशय में डाला जाता है। यह निषेचन या आरोपण को रोकता है। कॉपर-टी इसका सामान्य उदाहरण है। यह सुरक्षित प्रभाव विधि है। इस तरीक़ा से चैप्टर 4 हम लोग का एंड होता है। चैप्टर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर 5 का पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुवांशिकी क्या है? अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति तथा विविधता का अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि गुण माता पिता से संतान में कैसे जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। इसके द्वारा रोगों और लक्षणों का कारण समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत क्या है? इस आंसर है इसका, इस सिद्धांत के अनुसार वंशागति के कारण जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। गुणसूत्र युग्म में पाए जाते हैं और अर्धसूत्री विभाजन में अलग हो जाते हैं। यह मेंडल के नियमों का आधार है। यह सिद्धांत सटन और बोवेरी ने दिया था।
क्वेश्चन नंबर 20, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन क्या होता है? तो आंसर है जीन या गुणसूत्र में होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। इससे जीव के गुणों में बदलाव आ जाता है। यह प्राकृतिक या कृत्रिम से हो सकता है। उत्परिवर्तन से नई किस्में बनती है और कुछ रोग भी उत्पन्न होते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्वेश्चन है, पृथक्करण या संयोजन का नियम क्या है? आंसर, यह मेंडल का प्रथम नियम है। इसके अनुसार युग्मक निर्माण के समय गुणों के कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रत्येक युग्मक में केवल एक कारक जाता है। इसी कारण संतान में विभिन्न संयोजन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डाउन सिंड्रोम क्या है? इसकी खोज किसने की थी? आंसर है, डाउन सिंड्रोम एक गुणसूत्रीय विकार है जिसमें 21वें गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है। इसमें ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इस रोग में मानसिक मंदता और विशेष चेहरे के लक्षण पाए जाते हैं। इसकी खोज जॉन लैंगडन डाउन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। इसमें रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है। चोट लगने पर अधिक रक्तस्राव होता है। यह मुख्यतः पुरुषों में पाया जाता है। इसे रक्तस्राव रोग कहा जाता है। इस तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 23 और चैप्टर 5 भी हम लोग का एंड होता है। हम लोग अब बढ़ते हैं चैप्टर 6 की ओर। तो चैप्टर 6 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक अम्ल क्या है? आंसर है, न्यूक्लिक अम्ल जैव अणु होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए गुणों को नियंत्रित करता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 25, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्या है? तो आंसर है, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें डीएनए का एक भाग टेम्पलेट का कार्य करता है। इससे एमआरएनए का निर्माण होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण की पहली अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसके उपयोग को लिखें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? इसके उपयोग को लिखें। आंसर है, डीएनए के विशिष्ट पैटर्न की पहचान करने की विधि को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसका उपयोग अपराधी की पहचान में किया जाता है। पैतृक परीक्षण में भी इसका उपयोग होता है। यह जैविक पहचान का विश्वसनीय तरीका है। क्वेश्चन नंबर 27, लैक ऑपेरोन क्या है? लैक ऑपेरोन क्या है? तो आंसर है, लैक ऑपेरोन जीवाणु में पाया जाने वाला जीनों का समूह है। यह लैक्टोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसमें संरचनात्मक जीन, नियामक जीन और ऑपरेटर होते हैं। यह जीन नियंत्रण का अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव जीनोम परियोजना क्या है? मानव जीनोम परियोजना क्या है? इसके लक्ष्य को लिखें। आंसर, मानव जीनोम परियोजना मानव के सभी जीनोम की पहचान करने की योजना है। इसका उद्देश्य डीएनए अनुक्रम को जानना। इससे आनुवंशिक रोगों का अध्ययन आसान होता है। यह चिकित्सा विज्ञान में उपयोग होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 समाप्त और लेसन 6 का भी क्वेश्चन समाप्त। हम लोग अब बढ़ते हैं चैप्टर 7 की ओर। तो चैप्टर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुकूलन विकिरण क्या है? अनुकूलन विकिरण क्या है? आंसर, जब एक ही पूर्वज प्रजाति से कई नई प्रजातियां अलग अलग पर्यावरण के अनुसार विकसित हो जाती है तो इसे अनुकूलन विकिरण कहते हैं। इसमें जीव अपनी वातावरण के अनुसार अनुकूलन करते हैं। यह विकास की प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण है। डार्विन के फिंच पक्षी इसका अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 30, अभिसारी विकास किसे कहते हैं?
तो आंसर है जब भिन्न भिन्न पूर्वजों से उत्पन्न जीव सामान्य वातावरण में रहने के कारण समान लक्षण विकास विकसित कर लेते हैं तो उसे अभिसारी विकास कहते हैं। इसमें संरचना अलग होते हैं पर कार्य समान होते हैं, जैसे पक्षी और चमगादड़ के पंख। यह समान कार्य के लिए समान अनुकूल दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है। 31 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद क्या है? डार्विनवाद प्राकृतिक चयन पर आधारित विकास का सिद्धांत है। इसके अनुसार प्राकृतिक में केवल योग्य जीव ही जीवित रह पाते हैं। संघर्ष, विविधता और चयन इसके मुख्य आधार हैं। चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का समाप्त हुआ। हम लोग अब आते हैं चैप्टर 8 की ओर। चैप्टर 8 का सबसे जो पहला क्वेश्चन है, अमीबियासिस क्या है? अमीबियासिस क्या है? अमीबियासिस एक संक्रामक रोग है जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी से होता है। यह दूषित जल और भोजन से फैलता है। इसमें दस्त, पेट दर्द और रक्तस्राव होता है। इसे पेचिश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 मलेरिया तथा न्यूमोनिया रोग में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है और यह मच्छर द्वारा फैलता है। इसमें बुखार और कपकपी होता है। निमोनिया बैक्टीरिया या वायरस से होने वाला फेफड़ों का रोग है। इसमें सांस लेने में कठिनाई और खांसी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट करें। आंसर सहज प्रतिरक्षा जन्म से ही प्राप्त होती है और ये सभी रोगों के विरुद्ध समान रूप से काम करती है। उपार्जित प्रतिरक्षा जीवन में रोग या टीकाकरण से प्राप्त होता है। यह विशिष्ट रोगों के विरुद्ध कार्य करती है और स्मृति रखती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। एलिसा क्या है? एलिसा का पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे होती है। यह रोगों की पहचान की एक प्रयोगशाला विधि है। इसका उपयोग HIV और हेपेटाइटिस जैसे रोगों की जांच होता है। इसमें एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कैंसर के मुख्य लक्षणों को बताएं। तो आंसर है कैंसर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगती है। शरीर में गांठ या सूजन बन सकती है। वजन कम होना और कमजोरी इसके सामान्य लक्षण। यह शरीर के अन्य भागों में फैल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग का कंप्लीट हुआ और चैप्टर 8 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 9 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो चैप्टर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का वो है अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 चैप्टर 9 का यह क्वेश्चन नंबर 37 है। तो अंतः प्रजनन से आप क्या समझते हैं? आंसर अंतः प्रजनन में निकट संबंध वाले जीवों के बीच प्रजनन कराया जाता है। इससे शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है। इसमें अच्छे गुणसूत्र हो जाते हैं, परंतु अधिक अंतः प्रजनन से कमजोर संतति भी उत्पन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 कार्बन खेती से आप क्या समझते हैं? कार्बनिक खेती वह खेती है जिसमें रासायनिक खाद और कीटाणु नाशक का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें गोबर खाद, कंपोस्ट और जैव खाद का उपयोग होता है। यह पर्यावरण के लिए सुरक्षित होती है। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 39 एक कोशिकीय प्रोटीन जिसे SCP से आप क्या कहते हैं? SCP एक कोशिकीय प्रोटीन से आप क्या समझते हैं? आंसर है इसका सूक्ष्म जीवों से प्राप्त प्रोटीन को एक कोशिकीय प्रोटीन कहते हैं। यह शैवाल, ईस्ट और बैक्टीरिया से बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसका उपयोग भोजन पूरक के रूप में किया जाता है। तो चैप्टर 9 एंड हुआ। चैप्टर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की क्या उपयोगिता है? आंसर है सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड, पनीर बनाने में किया जाता है। ईस्ट से ब्रेड फूलती है और बैक्टीरिया से दही जमता है। यह पदार्थ पाचन में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 बायोगैस से विभिन्न घटक गैस के नाम लिखना है। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाई जाती है।
मीथेन ज्वलनशील गैस होता है, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 42 की ओर। जैव उर्वरक से आप क्या समझते हैं? जैव उर्वरक के वे जीव होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। इनमें राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और नीली हरी शैवाल शामिल है। ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, इससे फसल की उपज बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 43, बोर्ड तथा कोड क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस लेसन का। बोर्ड तथा कोड से आप क्या समझते हैं? बोर्ड का अर्थ है जैविक ऑक्सीजन मांग, जो जल में उपस्थित जैव पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन बताता है। कोड का अर्थ रासायनिक ऑक्सीजन मांग होता है, जो रासायनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन दर्शाता है। दोनों जल प्रदूषण को मापता है। क्वेश्चन नंबर 43 और चैप्टर 10 हमारा समाप्त हुआ। चैप्टर 11 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 11 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाहक जिसे वेक्टर कहते हैं। वाहक क्या है? वाहक वह माध्यम होता है जिसके द्वारा किसी जीन को दूसरे जीन में पहुंचाया जाता है। ये जीन को सुरक्षित रूप से लक्ष्य कोशिकाओं तक ले जाता है। प्लाज्मोडियम और वायरस सामान्य वाहक होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में इसका व्यापक उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। जीन क्लोनिंग क्या है? जीन क्लोनिंग क्या है? किसी विशेष जीन की अनेक प्रतियां बनाने की प्रक्रिया को जीन क्लोनिंग कहते हैं। इसमें जीन को वाहक में डालकर जीवाणु में प्रविष्ट कराया जाता है, वहां तक तेजी से बढ़ता है। इससे उपयोग प्रोटीन बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन है हमारा, प्रतिबंध एंजाइम क्या है? प्रतिबंध एंजाइम क्या है? तो आंसर है प्रतिबंध एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को निश्चित स्थान पर काटते हैं। इन्हें आणविक कैंची भी कहते हैं। ये विशेष न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचानते हैं। इनका उपयोग जीन क्लोनिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो आंसर डीएनए के टुकड़ों को अलग अलग आकार के अनुसार अलग करने की विधि को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसमें विद्युत धारा का उपयोग किया जाता है। छोटे टुकड़ों के तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह डीएनए विश्लेषण में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, आरएनए या आरएनएआई या आरएनए अंतःक्षेप क्या है? तो आंसर आरएनएआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए की क्रिया को रोका जाता है। इससे संबंधित जीन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसका उपयोग रोग नियंत्रण में किया जाता है। यह जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर, तो इस तरीके से चैप्टर 11 हम लोग का समाप्त होता है। आते हैं हम लोग चैप्टर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49, बीटी कपास क्या है? इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है। बीटी कपास क्या है? बीटी कपास आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल है। इसमें बैसिलस थोरिनजिएनिस का जीन डाला जाता है। यह कीटों को मारने वाला विशेष बनाती है। इससे कीटाणुनाशक की आवश्यकता कम हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह विज्ञान है जिसमें जीवों या उनके भागों का उपयोग उत्पाद बनाने में किया जाता है। इसमें डीएनए तकनीक का प्रयोग होता है। इससे इंसुलिन, टीके और एंजाइम बनाए जाते हैं। यह चिकित्सा और कृषि दोनों में उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आनुवांशिकता रूपांतरित इंसुलिन क्या है? आंसर मानव इंसुलिन का जीन जीवाणु में डालकर बनाया गया इंसुलिन आनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन कहलाता है। यह मधुमेह रोग के उपचार में प्रयोग होता है। यह शुद्ध और सुरक्षित होता है। इसे प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा क्या है? जीन चिकित्सा वह विधि है जिसमें दोषपूर्ण जीन्स को सही जीन से बदला जाता है। इसका उपयोग आनुवांशिक रोग के इलाज में किया जाता है। इससे रोग के कारण को ही दूर किया जाता है। यह आनुवांशिक चिकित्सा में उन्नत तकनीक है। क्वेश्चन नंबर
52 समाप्त हुआ। चैप्टर 13 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, पर्यावरणीय कारक क्या है? पर्यावरणीय कारक क्या है? पर्यावरणीय कारक वे तत्व होते हैं जो जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसमें तापमान, प्रकाश, जल और मृदा शामिल है। ये कारक जीवों की वृद्धि और वितरण को नियंत्रित करता है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण अनुसार अनुकूलन करता है। क्वेश्चन नंबर 54, सहभागिता क्या है? तो आंसर है इसका, सहभागिता वह संबंध है जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि होता है। इसमें एक जीव दूसरे के साथ रहकर भोजन या आश्रय प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए शार्क और रोमेरा मछली का संबंध, यह सहजीवी जीवन का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 55, अनुकूलन को परिभाषित करें। अनुकूलन को परिभाषित करें। इसका आंसर है, जीवों में पाए जाने वाले विशेष लक्षण जो उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने में सहायक करता है, अनुकूलन कहलाता है। यह संरचनात्मक, शारीरिक या व्यवहारिक हो सकते हैं। अनुकूलन से जीव अपने पर्यावरण में सफलतापूर्वक रह पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 56, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? आंसर, किसी निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन में मापा जाता है। यह जनसंख्या के अध्ययन का महत्वपूर्ण आधार है। इससे संसाधनों की उपलब्धता का अनुमान लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 56 समाप्त होता है और चैप्टर 13 भी। हम लोग अब बढ़ते हैं चैप्टर 14 की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन है इसका, परितंत्र से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है, जीवों और उनके अजैविक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया को परितंत्र कहते हैं। इसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों और भौतिक कारक शामिल होते हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह और पोषक चक्र का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 58, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? आंसर है, खाद्य स्तरों के बीच ऊर्जा, संख्या और जैव भार के वितरण को पिरामिड के रूप में दर्शाने को पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। इसमें उत्पादक नीचे और उपभोक्ता ऊपर होते हैं। यह परितंत्र की संरचना समझने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 59, अपघटक की भूमिका क्या है? अपघटक मृत पौधों और जंतुओं को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। ये बैक्टीरिया और कवक होते हैं। इससे पोषक तत्व मिट्टी में लौट आते हैं। ये पोषक चक्र में बनाए रखने में सहायक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, कार्बन चक्र क्या है? कार्बन के वातावरण, पौधे और जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के बीच घूमने की प्रक्रिया को कार्बन चक्र कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। शोषण और अपघटन से कार्बन पुनः वातावरण में लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 61, जीपीपी और एनपीपी में अंतर क्या है? जीपीपी कुल प्राथमिक उत्पादक है जो पौधे द्वारा बनाई गई कुल ऊर्जा को दर्शाती है। एनपीपी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता है जो शोषण के बाद बची हुई ऊर्जा होती है। एनपीपी जीवों को उपलब्धता ऊर्जा बताती है। तो इस तरीक़ा से 61 और चैप्टर 14 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग के पास भी टाइम नहीं है। इसे बस फास्ट करके देख सकते हैं या बस इसे एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं हो सके तो अच्छे से इसे रिपीट करके देखें, लेकिन ध्यानपूर्वक देखें। एक बार आप देख लें, जरूर है कि 50% आपको ऐसे ही समझ और ऐसे ही याद हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब चैप्टर 15 की ओर। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसमें प्रजातीय, आनुवंशिक और पारिस्थितिक विविधता शामिल होती है। यह प्रकृति का संतुलन बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 63, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है? वे क्षेत्र जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और जहां प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में होती है, हॉटस्पॉट कहलाते हैं। ये संरक्षण,
की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत इकाई के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 64, जैव विविधता के ह्रास का क्या प्रभाव है? तो आंसर, जैव विविधता के ह्रास से तंत्र असंतुलित हो जाता है, भोजन श्रृंखला प्रभावित होती है, इससे पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती है, मानव जीवन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैव आवर्धन क्या है? खाद्य श्रृंखला में विषैले पदार्थ की मात्रा का क्रमशः बढ़ते जाना जैव आवर्धन कहलाता है। यह सबसे अधिक शीर्ष उपभोक्ता में होता है। डीडीटी इसका प्रमुख उदाहरण है। यह जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर हम लोग का 16, क्वेश्चन नंबर 66, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? आंसर, ठोस कचरे के संग्रह, निपटान और पुनः उपयोग की प्रक्रिया को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। इसमें कचरे को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है। इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। यह स्वच्छता बनाए रखने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अम्लीय वर्षा क्या है? जब वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिल जाते हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह प्रदूषण से होती है। इससे फसल, जलाशय और इमारतें प्रभावित होती है। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ओजोन परत से आप क्या समझते हैं? ओजोन परत से आप क्या समझते हैं? वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन गैस की परत ओजोन परत कहते हैं। यह सूर्य हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती है। यह पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन से त्वचा रोग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन 69, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता से होती है। इससे हिमनद पिघलते हैं और मौसम में परिवर्तन होता है। यह गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। अब हम लोग का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन, बायो का शॉर्ट का आज फिनिश लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वायुमंडल की कुछ गैसें सूर्य ऊष्मा को पृथ्वी के पास रोक लेती है। इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्रमुख गैसें हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यह ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज ने देखा कि पूरी बायो हम लोग ने आधा घंटा के अंदर पूरे बायो को देख लिए हैं। जो बच्चे अभी तक पूरे साल में बायो की तैयारी आप नहीं कर सके हैं, इस वीडियो को आराम से देख लें। थोड़ा सा ऐसे अगर नोट करना चाहे तो नोट कर लें, अगर पीडीएफ मंगाना चाहे तो पीडीएफ मंगा लें। आप कमेंट कर दें, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप नंबर डाल दें, कमेंट के अंदर आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम जाने से पहले इतना क्वेश्चन शॉर्ट आप लोग को करके एनी हो जाना है। अब रहा बात इसका लॉन्ग क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को सजेस्ट कर दिया जाए और जो भी सजेशन क्वेश्चन है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।